हेलो फ्रेंड, आज हम लोग देखेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और सेकेंड एंग्लो सिख वॉर और पूरे पॉलिसी डिस्कस करने वाले हैं जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनाया है। तो देखिए, एनेक्सेशन ऑफ पंजाब वाज अ पार्ट ऑफ ब्रॉड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पॉलिसी सेट इन अ मोशन आफ्टर द एग्जिट ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसका प्रश्न का मतलब ये है कि पंजाब का समामेलन महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पॉलिसी अपनाया था, जिसके अंतर्गत पूरे पंजाब को एनेक्स करने की बात की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे पूरी वही डिस्कशन है। तो देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एनेक्सेशन ऑफ पंजाब जो है वो पूरी तरह से डिस्कस करना है आफ्टर महाराजा रंजीत सिंह। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हम लोगों ने देखा कि किस तरह से दलीप सिंह जो है वो राजा बन जाते हैं, लेकिन रियल रूलर जो होती है वो रानी जिंदन ही रहती है। ठीक है, और फर्स्ट एंग्लो सिख वार होता है और उसमें सिखों की हार होती है, जिसके कारण कश्मीर को गुलाब सिंह को देना पड़ता है। इसी बीच में ट्रीटी ऑफ बहरूवाल भी साइन होता है। तो ट्रीटी ऑफ कश्मीर साइन होता है, जिसके अंतर्गत कश्मीर गुलाब सिंह को देना पड़ता है, और साथ में ट्रीटी ऑफ बहरूवाल भी साइन होती है, जिसमें क्या होता है कि सिख जो हैं वो बहुत ही डिससेटिस्फाई हो जाते हैं ब्रिटिशर से बिकॉज ऑफ ट्रीटी ऑफ बहरूवाल। एक तरफ से ट्रीटी ऑफ लाहौर के कारण उन्हें कश्मीर देना पड़ रहा था, और दूसरी तरफ ट्रीटी ऑफ बहरीवाल के कारण रानी जिंदन को एज अ पेंशनर घोषित करना पड़ा था। तो ये एक बहुत बड़ा इशू था और इससे जूझ रहा था सिख कम्युनिटी, और सिखों में आपस में ही ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बगावत होने लगती है। इन चीज़ों को देखते हुए सेकेंड एंग्लो सिख वार होता है 1848 टू 1849। तो ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 1848 टू 49 में होता है एंग्लो सिख वार, और एंग्लो सिख वार में क्या होता है कि जो मुल्तान के गवर्नर होते हैं मूलराज, उनकी जगह सिख कोई और गवर्नर को अपॉइंट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशर जो हैं उनको बोलते हैं कि सिख गवर्नर कोई और होना चाहिए, मूलराज नहीं होना चाहिए। लेकिन वहाँ पे मूलराज बगावत कर देता है और 2 इंग्लिशमैन को मार देता है। उसके बाद क्या होता है, 2 इंग्लिशमैन को मार देता है। फिर आगे क्या होता है, इससे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो गुस्सा जाती है और शेर सिंह को भेजा जाता है कि जाओ और इस रिवोल्ट को सप्रेस करो। लेकिन शेर सिंह क्या करते हैं, वो मूलराज के साथ मिल जाते हैं और इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट बिल्कुल गुस्सा जाते हैं और सेकेंड एंग्लो सिख वार होता है। इसका परिणाम क्या होता है वो देखते हैं। देखिए, सेकेंड एंग्लो सिख वार से सबसे बड़ा जो लॉस होता है वो होता है कि पूरा पंजाब चला जाता है लॉर्ड डलहौजी के अंदर। जी हाँ, पूरी तरह से पंजाब को एनेक्स कर लेता है लॉर्ड डलहौजी। तो हमने देखा कि सेकेंड एंग्लो सिख वार में ब्रिटिशर्स की जीत होती है और सिखों की हार होती है। लेकिन ये वार बहुत ही यूनिक था। इसलिए यूनिक था क्योंकि जैसे कि हमने देखा, अभी करंट पॉलिटिक्स की बात की जाए तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जापान बिल्कुल अमेरिका के साथ हो जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वार में क्या होता है कि अमेरिका ने जापान पे बम गिराया था हिरोशिमा या नागासाकी में, लेकिन फिर भी जापान किसके हाथ चले जाता है, साथ अमेरिका का साथ हो जाता है। वैसा ही कुछ हुआ था एंग्लो सिख वार के बाद। बिल्कुल सिख कम्युनिटी कमज़ोर पड़ जाती है और दलीप सिंह जो कि एक माइनर राजा थे, उनको समझ में नहीं आता है ब्रिटिशर पॉलिसी और वो बिल्कुल ब्रिटिश के फ़ैन हो जाते हैं। उन्होंने कोहिनूर डायमंड जो है वो क्वीन विक्टोरिया को गिफ्ट भी किया था। तो ध्यान रखें कि सेकेंड एंग्लो सिख वार के बाद बिल्कुल ही सिख और ब्रिटिश गवर्नमेंट मिल जाते हैं। इवन 1857 के रिवोल्ट में भी सिख कम्युनिटी सामने नहीं आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सेकेंड एंग्लो सिख वार के बाद पूरा पंजाब जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो जिस तरह का हमारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन यही था कि महाराजा रंजीत सिंह के मरने के बाद ऐसा क्या होता है कि पूरा पंजाब जो है आसानी से ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर चला जाता है। तो आप लिख सकते हो कि आफ्टर द डेथ ऑफ महाराजा रंजीत सिंह द सिख कम्युनिटी वाज नॉट यूनाइटेड, क्योंकि इंटरनल पॉलिटिक्स बहुत हाई हो जाता है। तो पहला पॉइंट ये लिख सकते हैं कि इंटरनल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा था, तो सिख यूनाइटेड नहीं थे। दूसरा हम लिख सकते हैं कि लीडरशिप की कमी थी, क्योंकि जो सिख लीडर थे, यहाँ पे सामने दलीप सिंह आते हैं जो कि खुद एक माइनर रूलर थे और बाद में वो ब्रिटिशर्स के फेवर में
चले जाते हैं। तो एक प्रॉपर लीडरशिप नहीं मिल पाता है, जैसा कि महाराजा रंजीत सिंह के टाइम में था। तो लैक ऑफ लीडरशिप भी एक पॉइंट हो सकता है। तो आप लिख सकते हो लैक ऑफ लीडरशिप। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है जिसके कारण हम लोग लिख सकते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल हो गया है सिख कम्युनिटी से। तो सिग्निफिकेंस ऑफ एंग्लो सिख वार यही था कि आफ्टर द सेकेंड एंग्लो सिख वार द होल पंजाब वॉज अनेक्स बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड देयर वॉज म्यूचुअल रिस्पेक्ट बिटवीन बोथ फाइटर, बिटवीन ब्रिटिश एंड सिख। दोनों मिल जाते हैं एक दूसरे से, और 1857 के रिवोल्ट में भी सिख सामने नहीं आते हैं और वो ब्रिटिशर्स के सपोर्ट में ही रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसी की बात की जा रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, जो कि उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉलो किए थे। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉलिसी है जिसका बहुत ज़्यादा नाम हिस्ट्री में हम लोग जानते हैं। पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन कौन कौन सा है? तो पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन में सबसे पहले आता है पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। ध्यान रखें, पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। जैसा कि हमारे गार्डन में कोई जानवर ना आ जाए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, गार्डन के बाहर रिंग लगा देते हैं। वैसा ही यहाँ पे केस हुआ था, रिंग फेंस कर दिया गया था किसके अराउंड? तो रिंग फेंस कर दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। ये कैसा रिंग था? रिंग यहाँ पे मतलब है ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो सोल्जर्स थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था कि इंडियन रूलर को एक दूसरे से लड़वाते थे और बदले में वो क्या करते थे, अपने सोल्जर का सपोर्ट देते थे। इस तरह से क्या होता था कि एक बफर जोन बन गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के। क्यों? क्योंकि उनको आराम से वो अपने सोल्जर्स को उस रीजन में पहुंचा देते थे, और अगर वो राजा अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाता था तो उन पे बहुत ज़्यादा कर्ज डाल देते थे और लास्ट में उनकी ही टेरिटोरी को जीत लेते थे। ऐसा ही कुछ पॉलिसी था। वैरेन हेस्टिंग को माना जाता है फादर ऑफ द पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, और इसी के पॉलिसी के कारण मराठा और मैसूर दोनों ही उसके अंदर आ जाते हैं। आगे देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पॉलिसी देखेंगे हम लोग, एक्सटर्नल एग्रेशन पॉलिसी, जो कि है वेलेस्ले की पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसी है, वेलेस्ले पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस। इसके अंतर्गत क्या होता है, सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी कब आता है? ध्यान रखें, ये आया है 1798 से 1805 के बीच में। लॉर्ड वेलेस्ले जो हैं वो इसमें इस पॉलिसी को फॉलो करते हैं और एक परमानेंट स्टेशन बना देते हैं ब्रिटिशर्स का। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि इंडियन रूलर को एग्री करवाते हैं कि ब्रिटिश रेसिडेंट जो है उनको अलाउ किया जाए उनके किंगडम में रहने के लिए। साथ में वो ये भी अलाउ करवाते हैं कि एम्प्लॉयमेंट भी दिया जाए उनके सोल्जर्स को, उनके एरिया में यूरोपियंस को एम्प्लॉयमेंट दिया जाए। और इस तरह से यूरोपियन जो है वो इंडियन रूलिंग स्टेट में घुसने लगते हैं और इंटरनल पॉलिटिक्स में भी इंटरफेयर करने लगता है ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, तो सब्सिडरी अलायंस जो है वो पूरी तरह से कंट्रोल कर ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आने के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। ठीक, इंडियन स्टेट जिसने सब्सिडरी अलायंस को कम्प्लीटली एक्सेप्ट किया था वो है निज़ाम ऑफ हैदराबाद, रूलर ऑफ तांजोर, ठीक है, नवाब ऑफ अवध, राजपूत स्टेट ऑफ जोधपुर, जयपुर, मुंडी, भरतपुर, होलकर। ये सारे स्टेट जो हैं वो आ जाते हैं सब्सिडरी अलायंस के अंतर्गत। क्वेश्चन आता है एग्जाम में जनरली कि वो कौन सा पहला स्टेट है जो कि सब्सिडरी अलायंस में आया था? वो आया था निज़ाम ऑफ हैदराबाद। और वो कौन सा लास्ट स्टेट है जो कि सब्सिडरी अलायंस में आया था? वो था होलकर्स। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट ध्यान में रखें। धन्यवाद, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें। उसके अलावा पूरी हिस्ट्री सीरीज़ जो है राजीव बहिर की अवेलेबल है, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखें। साथ में डेली करंट अफेयर्स भी अवेलेबल है इस चैनल पे। इस चैनल का नाम है स्टडी विथ रश्मि। थैंक यू।